चलो, आज हमारा अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ ली, क्वाड्रेटिक पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब चौथा चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि भाई बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्या पड़ी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से उसका आंसर क्या है? क्यों पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम? आज थोड़ा कैमरे में दिक्कत रहेगी, इतना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें वाइट वाइट स्पॉट आ गया है। स्पॉट्स क्या है? वाटर वेपर है कैमरे के अंदर, तो थोड़ा फैन चलाने से जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो आप लोगों से सबसे पहला सवाल मेरा बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, क्यों पढ़ते हो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम? क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? ठीक। सबसे पहला बेसिक सी फाउंडेशन क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले पता था कि भाई बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें रियल नंबर फिट नहीं बैठ रहे। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो जो भी मेरा रियल नंबर आज तक मैंने पढ़ा, उस रियल नंबर का ऐसा कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे फर्दर एक और टाइप के नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरी बेसिक सी नीड है जिसके लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही मैंने आप लोगों से कहा कि भाई आप बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हो, क्या जरूरत पड़ी आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने की? छोटा सा कंक्लूजन, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, यू कैन शेयर हेयर, फायदा ही होगा आप लोगों का। आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे बोलो। ए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस वी क्यूब, या ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। गौर से देखना, कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा, x प्लस वाई की पावर 4 भी रही होगी, ठीक। x प्लस वाई की पावर 5 भी रही होगी, ठीक। अब हमने देखा यार, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, गौर से सुनना। मैंने देखा कि जनरली अगर मुझसे कोई कहता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो मैं बता देता। ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ, या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बताओ, तो मैं बता देता। लेकिन मुझसे पावर 4 पूछता, तो हो सकता है मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको भी बता देता। हो सकता है कि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बेटा उसे भी बता देता। गौर से सुनना, कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे भी बता देता। एक्स प्लस वाई की पावर, ये जो मैंने लिखा है पावर 4, तो बच्चा एक दिमाग लगाता, कहता भैया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर जो भी निकल के आएगा उसका भी स्क्वायर। ऐसे करके बच्चा दिमाग लगाता, ठीक है। दिमाग लगाते अच्छी बात है। जैसे कहता कोई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो बच्चा दिमाग लगाता एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, गौर से देखना, इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहता x प्लस वाई की पावर 10, फिर आप लोग क्या करते? तो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में इसी चीज का एक्सटेंशन वर्जन है कि अगर मुझसे कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है तो मैं इजीली बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता है तो भी मैं इजीली बता देता हूँ। लेकिन जब कोई मुझसे ये पूछ लेना ए प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 50, इसे बताना, तो बता नहीं पाता। उस चीज का एक्यूरेट आंसर मिलता है, पूरे एक्सप्रेशन को मैं बता सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई की पावर 50 का आंसर फाइनली आएगा क्या, किसकी मदद से? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। क्या आप लोग नीड समझ पाए? नीड क्या थी? ऐसा नहीं है कि यही एक नीड थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे बेसिक नीड तो यही थी बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने की यार, कि कम से कम बाइनोमियल का मतलब क्या, दो टर्म हो जिसके अंदर बाइनोमियल दो, और उनका मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इस तरीके से। तो क्या आपको बेसिक नीड समझ में आई कि अगर मुझसे कोई कहता कि एक्स प्लस वाई की पावर 10 बताइए, तो क्या मैं बता पाता? बोलो। ये बेसिक नीड पड़ी बाइनोमियल थ्योरम की। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम का यही कहता है कि आप बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन को खोलना सीखिए। सबसे पहले क्या करना सीखिए? खोलना सीखिए। ये एक्सप्रेशन होता है एक्स प्लस वाई की पावर, गौर से देखना, ये एक्सप्रेशन होता है आपका एक्स प्लस वाई की पावर एन, माइक बंद करो, की पावर एन, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन जैसे ही बाइनोमियल में हम लोग खोलने जाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन खुलता है NC0। इसे खोलने का तरीका क्या होता है? NC0, पहला टर्म x की पावर ये जो ऊपर लिखी हुई है n, दूसरा टर्म y जो नीचे लिखा हुआ है 0, जो x के ऊपर आता है इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले NC0 वाला हुआ, अगला हुआ NC1, तो जो x के ऊपर आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस
n-1 और y के ऊपर आएगा जो c पे लिखा हुआ है y1। अगला है nc2, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-2 और y के ऊपर क्या आ जाएगा 2, प्लस ऐसे ही लिखोगे आप nc3, तो x की पावर क्या हो जाएगा n-3 और y की पावर क्या हो जाएगा 3, लिखना प्लस डॉट 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 प्लस का डॉट 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 प्लस सबसे लास्ट में NCN, x की पावर n-n का मतलब क्या 0 और y की पावर n। ये एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम का कुछ यहाँ तक खुलता है। क्या ये एक्सप्रेशन आप लोगों को क्लियर है, बताओ मुझे। ठीक है, ओके। सी क्या है, अरुण अरुण पूछ रहे हैं सी क्या है, अरे बोलो। एहसान 12th करी है बेटा, नहीं करी है अभी? 11th क्लास में कभी मैथ ही नहीं पढ़ा था, सी का मतलब ही नहीं पता। ये तो वो वाली बात होगी फिर, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय वाली बात नहीं पता। पर मैं भी तो वैसे ही पढ़ाता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। अगला डिस्कशन इसी पे होगा कि अब ये सी क्या है दोस्त। ठीक, ये चीज मुझे समझ में आई कि बाइनोमियल थ्योरम को इस तरीके से खोलते हैं। पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है, सबसे पहले ये बताओ क्या ये चीज क्लियर है कि एक्सप्रेशन को खोलते कैसे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भैया ये सी क्या है। तो इस सी का जो रिप्रेजेंटेशन है आप आगे चल के पढ़ोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, कॉम्बिनेशन को। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये एनसी, ये स्टेटमेंट होते हैं कुछ इस तरीके से NCR, ये क्या होते हैं NCR। इनको खोलते कैसे हैं, n फैक्टोरियल, बहुत गौर से सुनना, डिवाइडेड बाई, अब ये थोड़ा सा टॉपिक बाइनोमियल का नहीं चलेगा, अब ये फैक्टोरियल की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ NCR की, n-r। NCR का एक्सप्रेशन खुलता है n फैक्टोरियल, n में से r को घटाओ इनटू नीचे जो लिखा हुआ है वो फैक्टोरियल, ये हो गया आपका NCR। इस साइन का मतलब समझते हो, इस साइन का मतलब क्या है, ऐसे लिख देते हैं कहीं कहीं, या कहीं कहीं लिख देते हैं इसको ऐसे फैक्टोरियल 1, ऐसे डॉट लगा देते हैं या फिर ऐसे लगा देते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं, गौर से देखना, 1 हटा देना इसके बीच में से, इन सिंबल्स को बोलते हैं हम लोग, सिंबल्स का क्या नाम है दोस्त, इनका एक नाम है, इनका नाम है फैक्टोरियल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अगर आपसे कोई भी पूछे कि फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा फैक्टोरियल के लिए, पीछे की साइड में मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिख देते हैं। वाह क्या एक्सप्लेनेशन है दोस्त, ऐसे समझाओगे। इट्स अ स्केल विच कन्वर्ट लार्ज नंबर टू स्मॉल नंबर। फैक्टोरियल क्या है दोस्त, फैक्टोरियल मेरा एक स्केल है जिसका मैं मैथमेटिक्स में यूज करता हूं बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर्स में लिखने के लिए। गौर से सुनना, सारे बेसिक्स पर बात होंगे, बाइनोमियल की बात अभी दोबारा से स्टार्ट होगी, पर बाइनोमियल में यूज होने वाला ये फैक्टोरियल और ये NCR, इसको बहुत गौर से समझ लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा पूरे बाइनोमियल में। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल एक मैथमेटिक्स का स्केल है, या कह दो मैथमेटिक्स का एक टूल है। अगर आप लोग ये भी कहना चाहो टूल है तो बिल्कुल यूज करो कि फैक्टोरियल एक टूल है बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना, बहुत बड़े नंबर्स को बहुत छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना। कैसे कि अगर मैं कह रहा हूं 0 फैक्टोरियल, गौर से देखना, अगर मैं कह रहा हूं 0 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 1। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 1। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 2। फैक्टोरियल खुलता कैसे भी दिखाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 मिला के 6। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब, फैक्टोरियल का साइन हटके हर बार क्या होता है, एक घटता चला जाता है। जिस नंबर में से आप फैक्टोरियल का साइन हटा रहे हो उस नंबर में से आपको एक सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, पर मैं फैक्टोरियल लगाना नहीं चाह रहा, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 फैक्टोरियल फिर 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए 1 से पीछे तुमको नहीं जाना है, 0 तक नहीं जाना है, केवल 1 पे लाके छोड़ दो।
अगर आप इसको देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 12 या 24? 24? अरे बोलो। अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो विच इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोलते हैं 120। अगर मैं आपसे कहता कि फैक्टोरियल 6 क्या होगा, तो आप लिख से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मिला के कितना हो जाता, 720। अगर मैं आपसे कहता 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे इसी में तो बस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो। 8 फैक्टोरियल में यही जो लिखा हुआ है, अरे बोलो, 1 तक मल्टीप्लाई होके इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो भाई। और 9 फैक्टोरियल में इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल में इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। सेम क्वांटिटी में 9 फैक्टोरियल में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 का। 9 इंटू 4030320। और 10 फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू आई है उसमें 10 इंटू 9 इंटू जो भी वैल्यू आई है 40320। आप गौर से देखना, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपको फैक्टोरियल की होनी चाहिए, कि अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 10 तो इसका मतलब है मैं इसको खोल खोल के, क्या मैं इसे बीच में रोक सकता हूँ, बिल्कुल। अब गौर से देखना इसकी अंडरस्टैंडिंग का, क्या मैं इसको बीच में रोक सकता हूँ। ये माइक बंद करो, माइक किसने खोल रखा है, कच कच की आवाज आ रही है। सबसे पहला कि अगर मैंने आपसे कहा 20 फैक्टोरियल, तो इस 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू, अगर मैं 19 पर ही रोकना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा 19 फैक्टोरियल, है कि नहीं। फैक्टोरियल हटाओ एक घटाओ, फैक्टोरियल हटाओ एक घटाओ, ये नारा होता है इसका, ठीक है, कि फैक्टोरियल हटाओ एक घटाओ। तो एक आपको क्या करना है, घटाना है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना फैक्टोरियल हटाओ एक घटाओ, ठीक है। तो एक घटा दिया, 19 फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, एक तक जाता है। अगर मैं कहता कि इसी 20 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 इंटू 18, मैं चाहता हूँ 17 पे लाके रोकना, तो 17 पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो। कुछ इस तरीके की फैक्टोरियल की कैलकुलेशन होती हैं। क्या ये बेसिक बेसिक सी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये बेसिक बेसिक बातें समझ में आ रही? ठीक। आज का पूरा लेक्चर आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग पर रहेगा, कि फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी है, इसके बेसिक्स में आप ना अटको। तो फैक्टोरियल की सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। मैं बैक आता हूं अपने उसी पॉइंट पे जिसकी सबसे ज्यादा नीड है, वो है एनसीआर। गौर से देखना, मैं किस पे आता हूं बैक। अब आप फैक्टोरियल समझे, अभी एनसीआर में क्या लग रहा था, फैक्टोरियल। तो मैंने कहा पहले फैक्टोरियल समझ लो भाई, कि बहुत बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी को मैं सिंपल सा सीधा सीधा लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। आप लोग समझ रहे हो। माना अगर मुझसे कोई कह दे 20 फैक्टोरियल, इसका मल्टीप्लाई करके देखना इतना बड़ा नंबर निकल जाएगा, 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, कैलकुलेट करके देखना इतना बड़ा नंबर आएगा। मैथमेटिक्स में एक टूल बना दिया, इतने बड़े नंबर को केवल 2 वर्ड में लिखना, 20 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, एक टूल है मैथमेटिक्स के बहुत बड़े नंबर को एक सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना, ठीक। इसी का यूज करते हैं। अगला है हमारा जो हमने पढ़ा एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, गौर से देखना, इनटू आर फैक्टोरियल। इस तरीके से क्या होता है, ये ओपन करा जाता है कि एन फैक्टोरियल, एन में से आर के घटाओ, एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या, कि अगर आपके सामने कहीं पर भी लिखा है 4c3, तो आप इसको खोलोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। कैसे ओपन करेंगे इसे। अब फैक्टोरियल को 4 को कैसे खोलते हैं वो हमको आता है, 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, क्या वैल्यू होती है इसकी, वो आता है। 8 या 9 फैक्टोरियल तक आप वैल्यू याद कर लो सीधा सीधा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब गौर से देखना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एनसीआर, ये 3 चीजों के लिए ट्रू है। क्या ये हमेशा ट्रू है ना, इसकी 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है इसकी, 3। पहली कंडीशन क्या कहती है तुमसे, पहली कंडीशन कहती है कि एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ये एनसीआर का एक्सप्रेशन आपका तभी ट्रू है जो ऊपर लिखी क्वांटिटी एन और आर हैं उसमें जो एन है या तो आर के बराबर हो
या आर से बड़ा हो। अगर छोटा हो गया तो ये एक्सप्रेशन वैलिड ही नहीं है, कॉम्बिनेशन का मेथड ही वैलिड नहीं है, ये स्टेटमेंट ही वैलिड नहीं है, या ये चीज़ ही वैलिड नहीं है, गलत बात है। कहने का मतलब इसका मैथमेटिक में कोई भी सेंस नहीं है, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम एनसीआर को तभी सॉल्व कर सकते हैं कि जो एन है वो या आर के बराबर हो या आर से बड़ा हो। गौर से सुनना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, कि एन जो बिलोंग करना चाहिए वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अगर आप एन की जगह पे माइनस ले रहे हो तो मैथमेटिक्स में इसका भी कोई सेंस नहीं है। एनसीआर की जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने बनाई है, इसका मतलब अगर एन मेरा नेचुरल नंबर के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो गया तो ख़त्म, फिर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तीसरी बात, जो मेरा आर है, आर बिलोंगिंग्स टू होल नंबर। गौर से देखना, आर मेरा किसको बिलोंग करेगा, आर मेरा बिलोंग करेगा डब्लू। डब्लू का मतलब क्या, होल नंबर। एन का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। ये जो नए लोग हैं भाई, एन का मतलब नेचुरल नंबर, डब्लू का मतलब होल नंबर। अगर आपसे कोई भी कह दे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, आपसे कहे 3C5 की वैल्यू बताओ, तो कह देना गलत बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वो मेरा नीचे वाले से या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। क्या ये गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। मैथमेटिक्स में इसका नो सेंस, लिख लेना नो सेंस, इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसे हम समझेंगे नहीं। या आपसे कभी कोई कह दे माइनस का 5C2, तो भाई माइनस तो कभी होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स की दुनिया में इसका भी कोई सेंस नहीं है। एनसीआर कब वैलिड है, जब मेरा एन या तो आर से बड़ा हो या आर के बराबर हो। दूसरी बात, एन मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तीसरी बात, आर मेरा होल नंबर को बिलोंग करे। क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं? ठीक, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें 4-5 कैलकुलेशंस भी करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। छोटी छोटी सी 1-2 कैलकुलेशन करता हूं। सपोज दैट आपने मुझसे कहा कि भैया 5C3 की वैल्यू बताओ। ठीक, आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ सॉल्व करना डायरेक्ट। अभी स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो ये ऊपर जो 5 फैक्टोरियल लिखा है उसको लिख दूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया तो नीचे बचा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल गए। 2 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूंगा दोस्त तो कैसे खुलेगा, 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली सॉल्व हो गया 5 2 ज़ा 10। क्या 10 आंसर हो गया? गौर से देखना। अगला क्वेश्चन, किसी ने मुझसे कहा 17C3 की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं? तो मैंने कहा वही चीज कि आप 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऊपर अगर आप 17 फैक्टोरियल को खोलो तो उतना ही खोलो, पहले नीचे देख लो घट के क्या है। 17 में से 3 गया तो 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैं 17 फैक्टोरियल को ऐसे खोलूंगा कि 14 पे रोक दूंगा ताकि कट जाए। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? ऐसे खोलूंगा ताकि नीचे वाला 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल, यही चीज़ समझाने के लिए बस ये पूरी कैलकुलेशन करी है। ये 14 से 14 कट गया। अब ये जो है आपका 3 दूनी 6, इससे काट लो 3 पंजे 15 और 2 से इसने काट लो 8 बार। 8 पंजे 40 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे आप कितने में दोस्त, 17 में, कितना हो गया 680। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम लोग? बोलो। ठीक, ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तुम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करोगे। कुछ सिंपल तरीके और होते हैं, जैसे सिंपल क्या इसी में है, जैसे आपने इतना कुछ देखा। अगर मुझसे कोई कह देता कि 19C2 की वैल्यू बताओ, तो पता है मैं क्या करता, ऊपर वाले को 2 बार खोलता और नीचे वाले को खोल देता। मैं इसको लिखता 19 इंटू 18, है कि नहीं, और नीचे वाले को खोलता 2 इंटू 1। गौर से देखो, 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो 19 में से 2 गया तो क्या बचा 17 फैक्टोरियल। इसको आगे खोलूंगा 17 फैक्टोरियल, नीचे 17 से 17 कट जाएगा। तो जितना बार नीचे लिखा होता है उतनी बार ही इसको ऊपर खोलो और नीचे खोल दो, जितना नीचे लिखा होता है। ये मतलब ट्रिक होती है सिंपल। जैसे कहा 17C3, तो मैं इसको डायरेक्ट खोल सकता था 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मेरी बात समझ पाए? और आप देखो फाइनली जब कटने के बाद 14 से 14 कट गया तो यही तो आया 17 16 15 3 2 1। क्या आप लोग मेरी बात समझ? जितनी बार नीचे लिखा है उतनी बार भी सिंपल कर सकते हो, और ऐसे भी कर दोगे तो कोई भी टाइम ज़्यादा जाने वाला है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ये हुई आपकी फैक्टोरियल की बातें कि सॉल्व कैसे करोगे एनसीआर को। पहला फैक्टोरियल इसमें यूज हुआ, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरी चीज़ एनसीआर यूज हुआ,
एनसीआर की सारी बातें खत्म। गौर से देखना, एक एक करके आपका बेस बनाया जा रहा है। पहले फैक्टोरियल की सारी बातें खत्म कि भाई एक्चुअल में आपको पता चले फैक्टोरियल का। दूसरी चीज सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं अभी बोलने लग जाऊं तो इसके पूरे 2 लेक्चर होने वाले हैं अगले चैप्टर में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो क्या मैं वहां पे सी के बारे में बात करूंगा? हाँ, वहां पे मैं बताऊंगा कि सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और पी का मतलब होता है परमुटेशन। अब ये सेंस कहाँ से आई मैथमेटिशियन के दिमाग में, वो सारी बातें करूंगा। यहाँ पर केवल कैलकुलेशन यूज करूंगा एनसीआर की। तो केवल मैंने कैलकुलेशन समझाई है कि भाई एनसीआर की आप लोग कैलकुलेशन क्या करोगे। दूसरी बात, मैंने एनसीआर की रिस्ट्रिक्शन बताई है कि एनसीआर कहाँ कहाँ वैलिड है भाई, कि एन मेरा आर से बड़ा हो या बराबर हो, या एन मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए और आर मेरा होल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है तो वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई सेंस ही नहीं रखता। उसकी कोई कैलकुलेशन मत करना, ये सब बेकार की बातें हैं। केवल ये चीज़ क्या है, ट्रू है आपके लेवल पे। उसके बाद आपको एनसीआर की कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी सिखाई। इसके बाद इसी एनसीआर की 4 प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज होती हैं पूरे बाइनोमियल थ्योरम में। इसी एनसीआर सिस्टम की जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इसकी 4 प्रॉपर्टीज का ये क्या करता है, यूज करता है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, चारों चीजें पढ़ते हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज का क्या करेगा दोस्त, यूज करेगा। सारी प्रॉब्लम्स इसी पर बेस्ड हैं, मतलब इसी प्रॉपर्टीज यही लगेगी कहीं ना कहीं। पहली प्रॉपर्टीज है आपकी, अगर मैं कह रहा हूं आपसे NC0 तो आप डायरेक्ट, या कह रहा हूं आपसे NCN, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे 1। NC0 बराबर NCN बराबर 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब आप कहोगे भैया से याद क्यों कर रहे हो, आप सॉल्व करोगे तब भी आंसर बनाएगा। पर एक्चुअल में अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप सॉल्व करने क्यों जा रहे हो? ये बेसिक सी बात है कि NC0 हो या NCN हो, आप इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, 1 ही आएगा। जैसे आपसे कहा मैंने NC0, तो इसका क्या मतलब, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब बताना, n में से 0 जाएगा तो नीचे n फैक्टोरियल ही तो बचेगा, n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्ट, n से n कट के 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1/1 क्या हो गया आंसर 1। ऐसे ही अगर आप लिखते NCN तो इसको सॉल्व करते n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला, इंटू जो नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। आप गौर से देखो, ऊपर n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो n से n कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू नीचे भी 1 होती है, आंसर 1। तो आप इस कैलकुलेशन को ना करके इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो कि NC0 हो या NCN हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज करोगे आप लोग। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है आपसे, अगर कहीं पर लिखा है NC1, गौर से देखना, या कहीं पर लिखा है NCN-1, गौर से देखना दोनों चीजों को, या तो लिखा है NC1 या लिखा है NCN-1, इस दोनों की वैल्यू ग्रीन कलर में लिख दो। इस दोनों का ही आंसर डायरेक्ट होता है n। इन दोनों का ही आंसर डायरेक्ट क्या होता है n। चाहे तो कहीं पर NCN लिखा हो, चाहे NCN-1 लिखा हो, इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना कितनी होती है n। प्रॉपर्टीज में क्या कर सकते हो आप लोग, यूज कर सकते हो। गौर से देखना, प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हो इसको। तो NC1 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आप गौर से देखना, 1 फैक्टोरियल, सॉरी। अब आप लोग देखना, n को मैंने खोला, n और फैक्टोरियल हटाओ, एक घटाओ, n-1, और मैंने यहीं पर रोक दिया फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखा हुआ है, NC1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फाइनली सॉल्व होके क्या आ गया n। आप अगर ऐसे ही NCN-1 को सॉल्व करते, NCN-1 को सॉल्व करते तो ये आता n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, गौर से देखना, इंटू n-1 फैक्टोरियल। देख लो गौर से, ऐसे ही तो लिखूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो गौर से देखना, n प्लस 1, तो कट पिट के क्या देगा 1 फैक्टोरियल इंटू बराबर में लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल। इस n को मैं खोल नहीं सकता, n इंटू n-1 फैक्टोरियल में, और नीचे 1 इंटू क्या लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया n। तो आप इस प्रॉपर्टीज का भी डायरेक्ट यूज, मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका भी बिगिनिंग पार्ट है, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों से। मुझे तो पता भी नहीं कि आप लोग कभी सी सुने भी हो या नहीं, या मुझे पता भी नहीं कि आपने कभी एनसीआर की कैलकुलेशन करी भी या नहीं। इस चैप्टर में तो हम बहुत एडवांस पढ़ने वाले हैं, तो आपको जब एडवांस पढ़ाया जाए तो ये फील ना हो कि भैया मेरी फाउंडेशन बेकार है। इसलिए एक एक चीज़ पर बारीकी से गौर रखना। खोलने का तरीका वही है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ों के साथ में बस ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो, इतना फ़र्क होता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स में तो चीज़ों के साथ में फेमिलियर हो जाते हो। इनको खोलेंगे तो क्या आएगा, कट कट के n। तो इस प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हो NC1। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल जीरो लेवल वाली।
अब जो अगली दो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होंगी, जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होंगी। गौर से देखना क्या। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है आपकी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है तीसरा, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन। बहुत गौर से देखना, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना, सॉल्व करके लाओगे अल्दो यहीं तक पहुंचोगे, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज ये। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज एन सी आर प्लस का एन सी आर माइनस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखना। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। गौर से देख लो दोनों प्रॉपर्टीज को, जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बहुत जल्दी यूज होंगी, है ना, अच्छी अच्छी जगहों पर ये दोनों प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे कहूँ पूरे बाइनोमियल थ्योरम में, तो एक तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन और दूसरी है चार प्रॉपर्टीज, बस यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम। जल्दी से बताओ, क्या चैप्टर का इंट्रो समझ में आया? बोलो, समझ आ गया? अच्छा, कैमरा सही हो गया? हम्म अरे वो ना उस पे भाप आ गई कुछ। चार प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, क्या कि x प्लस वाई की पावर n, की पावर n, मैंने इसको खोला एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो। स्पीड देखना लिखने की, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस का एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर n। ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या है मेरा? बाइनोमियल एक्सपेंशन। और गौर से देखना, इस एक्सपेंशन के बारे में मैं कुछ बातें करने वाला हूं तुम लोगों से। पहली बात, अगर आपसे कोई कहे टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी होंगी? एनीवन बोलो, कितनी होंगी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? बताया जाए। एन प्लस वन। किसने कहा है एन प्लस वन? मैंने, जैनुल। वेरी गुड, एन प्लस वन। एक्सप्लेन करो कैसे, कैसे एन प्लस वन? वहां तक तो n है ना, वहां वन से लेके n तक हो गई है, और जीरो वाला को लगा के n प्लस एग्जैक्टली, यहाँ से C1 स्टार्ट हुआ, वन से लेके n तक गया, n तो ये हो गई एक जीरो वाली n प्लस वन। आई कंप्लीटली एग्री विद यू दोस्त, बिल्कुल सही बात है। आप लोग गौर से देखो, जब x प्लस वाई की पावर टू लगा था तो कितने टर्म आए थे निकल के? तीन। आपने देखा ही नहीं, जितना एक्सपेंशन पे लिखा होता है उससे एक ज्यादा टर्म निकल के आता है। जब तुमने x प्लस वाई का होल उसका दो टर्म का स्क्वायर किया तो टर्म तीन आए, जब तुमने दो टर्म की पावर तीन करी तो टर्म तुम्हारे चार निकल के आए। 3x वाई का x में मल्टीप्लाई करो, 3x वाई का y में मल्टीप्लाई करो, मतलब जब यहाँ पे पावर तीन थी तो चार टर्म थे, जब यहाँ पे पावर दो थी तो तीन टर्म्स थे। इसका मतलब अगर पावर n होती तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते? n प्लस वन। एक ज्यादा होता है, एक क्या होता है दोस्त? ज्यादा होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन। दूसरी बात, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ x एंड y
इन बाइनोमियल एक्सपेंशन is equal to sum of index of x प्लस वाई। गौर से देखना, अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर x और y के इंडेक्सेस मतलब समझते हो पावर्स का, अगर मैं सम करूं तो वो वही आएगा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में x प्लस वाई का इंडेक्स था, एक्सपेंशन था। अब गौर से देखना, मेरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में x प्लस वाई का जो सम का इंडेक्स था, टोटल ऊपर कितना था, n। कितना था मेरे दोस्त, n। अब आप x और y के किसी भी टर्म के इंडेक्सेस जोड़ के देख लो, हर बार n ही आ रहा होगा। n और 0 ऐड करोगे n माइनस 1 में 1 ऐड करोगे n माइनस 2 में 2 ऐड करोगे n, मतलब हर टर्म में x और y के अगर मैं इंडेक्सेस ऐड करूं तो वो वही इंडेक्स हैं जो x प्लस वाई के ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ था। ये दो बेसिक सी बाइनोमियल थ्योरम की दोस्त क्या हो गई, प्रॉपर्टीज होगी। अब आप लोग गौर से देखना, इसी एक्सपेंशन को ऊपर जो लिखा हुआ है अगर मैं जनरलाइज करूं तो इस सेम एक्सपेंशन को x प्लस वाई की पावर n को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो समेशन। गौर से देखना, समेशन n बराबर 0 से लेके n तक। n की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है दोस्त, n तक। या n छोड़ो, इसको कर लो r, क्योंकि इसमें दो बार n यूज हो रहा है, तो आप यहां पे लिखो r की वैल्यू 0 से लेके r की वैल्यू n तक। और इसी को मैं जनरलाइज लिख सकता हूं NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। आप लोग गौर से देख लो, क्या इसी एक्सपेंशन का जनरलाइज्ड वर्जन ये हो जाएगा। इसमें आप r की वैल्यू डालते जाओ, ऊपर का आपको एक्सपेंशन मिलता जाएगा। आप r बराबर 0 डालो तो NC0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0। आप लोग देखो NC0 x की पावर n और y की पावर 0, n माइनस 0 x की पावर में n ही तो हुआ। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? इसी चीज का सिंपल सा मैनर, समेशन r बराबर 0 से लेके n तक NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। क्या इस पूरे एक्सपेंशन को मैं ये भी लिख सकता हूं सीधा सीधा, बोलो। अरे बोलो, क्लियर है? आराम से देख लो, समझ लो एक एक चीज। क्या ये चीज क्लियर है? तीसरी बात, चौथी बात गौर से सुनना, फोर्थ नंबर की बात, NCR इन बाइनोमियल एक्सपेंशन या लिख लो इन बाइनोमियल एक्सपेंशन NCR is called binomial coefficient। बाइनोमियल एक्सपेंशन में NCR को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये NCR जो है ये है मेरा बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक होता है टर्म कोफिशिएंट, टर्म में फिर पूरी चीज आती है, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट में केवल बाइनोमियल वाला पार्ट आता है, उसको हम लोग कहते हैं NCR को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। जबकि टर्म कोफिशिएंट में ये सब आते हैं, x भी आता है और y भी आता है। गौर से देखना, x भी आता है और y भी आता है। आगे चल के क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। क्या ये चार बातें आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की क्लियर हैं, बोलो। क्या ये चार बात क्लियर है? ठीक, अगर ये चार बात क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा से वही चीज लिखते हैं, x प्लस वाई की पावर n, NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस का NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस का NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस का NCn x की पावर 0 y की पावर n। ठीक, अब मुझे पता है कि इसके अंदर जो टोटल टर्म है, मुझे पता है इस एक्सपेंशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, n+1।
अब गौर से देखना, अब मुझसे आके कोई ये कह दे कि इसका 50वां टर्म बताना, मुझसे आके कोई कह दे इसका 60वां टर्म बताना, मुझसे आके कोई कह दे इसका 100वां टर्म बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर तो n+1 टर्म्स है, माना n की जगह पे 1000 होता तो इसका मतलब इसके अंदर 1001 टर्म है। अब मुझसे कोई आके कह दे डायरेक्ट कि भाई 200वां टर्म बताना, क्या होगा इसमें? बाइनोमियल एक्सपेंशन का देखना कितना क्वालिटी प्रॉब्लम है यहाँ से। इतने बड़े एक्सपेंशन को पहले तो मुझे खोलना सिखाया, आज तक तो मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही जानता था, एक्स प्लस वाई की क्यूब ही जानता था। अब मेरा 12th में आ गया, 11th क्लास में आ गया, मेरा लेवल इतना अच्छा हो गया कि अगर मुझसे आज आके कोई ये कहे कि एक्स प्लस वाई की पावर 11 बताना, तो मैं उससे कहूँगा ठीक है भाई बता दूंगा। वो कहना अच्छा इसका 5वां टर्म बताना, कह रहा मैं एक एक टर्म बता दूंगा भाई, इसके अंदर टोटल 12 टर्म हो गए, आप किसी भी टर्म को बोलो मैं उस टर्म को निकाल दूंगा। तो अगला फॉर्मूला है इसमें जनरल टर्म, इसी एक्सपेंशन की आर्थ टर्म। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? या तुम लिख लो जनरल टर्म। जनरल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर ये किसके लिए वैलिड है? बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए वैलिड है। अब 3 टर्मों का एक्सपेंशन मत कर देना इससे। ये फॉर्मूले जो सारे जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब 2 टर्म का एक्सपेंशन। अब तुम ये नहीं कह सकते एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर n बताना, वो नहीं, वो ट्राइनोमियल हो गया। मैं केवल बात किसकी कर रहा हूँ दोस्त? बाइनोमियल की, जिसके अंदर 2 टर्म हो। तो ये सारे फॉर्मूले 2 टर्म्स के लिए वैलिड हैं। तो कहते हैं कि अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला निकालो तो जनरल फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR x की पावर n-r और y की पावर r। गौर से देखना, ये इसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है इसका। किसमें? बाइनोमियल थ्योरम में। TR+1 बराबर NCR x की पावर n-r और y की पावर r। अब आपसे पूरे बाइनोमियल में दुनिया में कोई सा भी टर्म पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे 6th टर्म बताओ, कौन सा टर्म बताओ? 6th टर्म बताओ, तो आप r की वैल्यू कितनी लेके चलोगे? 5, क्योंकि मुझे पता है इसके जनरल फॉर्मूले में क्या है, TR+1। जब आप यहाँ पे 5 लोगे तब मैं कौन सा टर्म बताऊंगा? 6ठा टर्म बताऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 5, और फिर आप इसे सॉल्व करके लाओगे NC5 x की पावर n-5 और y की पावर 5। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? अगर मुझसे किसी ने कहा 6th टर्म बताओ, तो मुझे r की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? 5th लेना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TR+1। अब r की जगह पे रखूंगा, अगर मुझसे 7वां टर्म पूछा तो मैं r की जगह पे 6 रखूंगा, 10वां पूछा तो r की जगह पे 9 रखूंगा, 6ठा पूछा तो r की जगह पे 5 रखूंगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? और गौर से सुनना, पूरे बाइनोमियल थ्योरम की 70% प्रॉब्लम, 60 to 70% ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, 60 to 70% ऑफ my binomial theorem, all problem based on binomial theorem are completely solved by only this one formula। स्टार लगा लो। मैं आपको 60 से 70% बाइनोमियल थ्योरम केवल इसी एक फॉर्मूले से सिखाऊंगा। सवाल अलग अलग होंगे, पर ले दे के बार बार मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, TR+1 बराबर NCR x की पावर n-r और y की पावर r। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ रहे हैं? 70% ऑफ बाइनोमियल थ्योरम केवल एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये रखा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। ठीक, 4 लेक्चर दूंगा, आज तो पहला लेक्चर है, तो टेंशन मत लेना, बहुत एडवांस में लेके नहीं जाऊंगा, पर पहले के बाद जब सेकंड में ही आप लोग एडवांस पे आ जाओगे दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे बाइनोमियल थ्योरम में मैं आप लोगों को 3 लेक्चर देने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्त, न्यूमेरिकल का सिलसिला बढ़ाया जाए। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों का हाथ सेट हो। पहले तुम्हारा हाथ सेट कराता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का कलेक्शन मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूं तुम लोगों का। किताबें पढ़ पढ़ के 200-250 सवाल पढ़ने के बाद तब तुम्हारे लेक्चर के लिए 50 से 60 सवाल निकाल के लाता हूं मैं, उन 250 में से कि ये मुझे बच्चे को सिखाने हैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम 1 नंबर हो जाएगा बिल्कुल दोस्त। ओपन द एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन क्या है मेरा?
एक्स स्क्वायर प्लस 3y(x) की पावर, मैं चाहता हूं इस एक्सप्रेशन को पूरा खोलें हम लोग, ठीक। ओपन दिस एक्सप्रेशन, डायरेक्ट लिख लो, ओपन दिस एक्सप्रेशन। कि भाई इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को क्या करना है, ओपन करना है। एक बार हमको पता तो चलेगा जो हमने पढ़ा है वो हमको बेसिक से आता भी है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3y(x) का पावर 4, हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, x प्लस वाई की पावर n, मतलब दो टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम इसे कैसे करते थे, पहला टर्म nc0। अब आप लोग यहां से कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी है, 4, तो पहला टर्म लिखोगे आप 4c0, ठीक है। अगर मेरी बात मानो तो आप ऐसे लिख लो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अब 4c5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइनोमियल कहता है नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा नहीं होगा, हमेशा बराबर होगा, या तो 4c0 होगा। ऐसे करके लिखते जाओ 4c1 देन 4c2, आगे प्लस लगाते जाओ बस, प्लस का 4c3 प्लस का 4c4। अब कोई मुझसे कहे प्लस का 4c5 तो क्या ये वैलिड है, भाई ये तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू मेरे r से या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन केवल यहीं तक खुलेगा, ठीक। उसके बाद मुझे क्या सिखाया गया, उसके बाद मुझे सिखाया गया कि पहला टर्म यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर आपसे कहे कि इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करने पर n की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और y की वैल्यू 3y(x) है। क्या ये मेरी बात से एग्री करते हो आप लोग, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें x क्या है, एक्स स्क्वायर, अब 3y(x) क्या है मेरा y, अगर उस हिसाब से है तो इसमें एक्स स्क्वायर की पावर आप लोग क्या लिखोगे, 4 - 0, मैंने कहा इन दोनों को घटा के, इंटू y का टर्म है मेरा 3y(x), उसकी पावर क्या लिखोगे यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है 0। ऐसे ही जब आप इसमें लिखोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 1, लेकिन अगर आपसे कोई कहता 3y(x) की पावर तो आप कहते 1। अगले में चलते आप एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 2 और दूसरा टर्म 3y(x) की पावर दोस्त कितना, जो नीचे लिखा हुआ होता है 2। 4c3 में एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 3 और जबकि y की वैल्यू 3y(x) की वैल्यू के पावर क्या लिखोगे आप लोग 3। ऐसे ही आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 4 मतलब 0 और 3y(x) की पावर 4। क्या इसी तरीके से मैंने पूरा एक्सपेंशन खोल दिया, बोलो। क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अभी बता देना मुझे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आप लोगों की, ठीक। अब क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, 4c0 की वैल्यू बताओ, 4c0 की वैल्यू क्या होती है, अरे nc0 की प्रॉपर्टीज भूल गए, किस लिए मैंने तुमको पढ़ाई थी कैलकुलेशन, क्या होती है हमेशा 1, आंख बंद करके 1, ये वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 0 4, तो क्या, और 3y(x) की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या यहाँ पे केवल x की पावर 8 बचा, देखना जाना गौर से, प्लस 4c1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी। अबे गधो, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाई थी, nc1 या ncn-1, वैल्यू n होती है। 4c1 सॉल्व मत करना, डायरेक्ट आंसर 4 है। 4 इंटू 3 12, नीचे x, ऊपर पावर 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, 3 2 जा 6, एक नीचे घट गया, कितना बचा 5, कितना हो गया 12 x की पावर 5। अरे सॉल्यूशन तो कर लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सिखाऊं, बोलो। अरे 4c1 4, 4 पावर 1 है तो 4 3 जा 12, आगे आ जाओ 4c2 सॉल्व करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो कैसे सॉल्व करूंगा, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये सॉल्व होके देगा 6, और यहाँ से क्या आया 9, 6 और 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 54, अरे बोलो क्या आएगा 54, x की पावर 2 की पावर 2 पावर 4 और इधर 2, तो क्या बचा केवल एक्स स्क्वायर। अरे बोलो भाई क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 और नीचे स्क्वायर लगा हुआ है। आगे बढ़ो, कोई मुझे बता सकता है 4c3 की वैल्यू क्या होगी, nc n-1, n-1 का मतलब 4 में से बन गया 3, उस प्रॉपर्टीज वैल्यू n ही होगी, n का मतलब इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू 3, ये तो हो गया। ये क्या 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब कितना 27, और 27 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। 27 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और कितना हो गया 108, ठीक है।
108। अब गौर से देखना, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और नीचे क्या है एक्स क्यू, तो डिवाइड में क्या बचा एक्स, एक एक्स नीचे बचा, यहाँ से तो क्या बच रहा है बेटा एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स क्यू तो नीचे क्या बचा एक्स। ऐसे ही अगर आप 4C4 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, कितना होता है 81। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो गया 0, 0 का मतलब किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो नीचे क्या बचा एक्स की पावर 4। ये फाइनल इस एक्सपेंशन का आंसर हो गया। अरे बोलो भाई, ये तो मैंने तुमको कैलकुलेशन एट रैंडम ऐसे ही करके दिखाई है ताकि आप कैलकुलेशन करना भी सीखो भाई। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप कैलकुलेशन से बिल्कुल मुंह मोड़ लो, तो आपको खोलने भी आने चाहिए। क्या ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं मैंने कैसे सॉल्व करी हैं, है कि नहीं? ये छोटी छोटी बात है, जानबूझ के फोकस करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो कोई भी बाइनोमियल अगर मुझसे एक्सपेंशन खोलने के लिए दिया जाए तो नो डाउट मैं उसको आराम से खोल लूंगा। और 11th में तो एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज की जाके प्रैक्टिस कर लेना अगर आपकी फाउंडेशन बहुत खराब है, ठीक है? तो आप जाके इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन को खोलना। अल्दो मैंने पूरी कोशिश करी है, वो बच्चा जिसने कभी नाम भी ना सुना हो बाइनोमियल क्या होता है, इस तरीके से हम इतनी देर से बाइनोमियल को पढ़ रहे हैं दोस्त, बिल्कुल जीरो से। अब लेवल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो इस कोर्स में है जिसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे की बातों पे आते हैं। अब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं बंद, अब सीधे आते हैं इलिस्ट्रेशन पे जहां से मुद्दे स्टार्ट होते हैं सारे। धीरे धीरे करके हम लोग अपना लेवल बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा आपसे फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है आपका 2x² माइनस 1/3x² की पावर 12। 12 है 10 है 10। पहला सवाल, इस एक्सप्रेशन का मुझसे सिक्स्थ टर्म पूछा। कौन सा टर्म पूछा दोस्त? 6। मुझे पता है क्योंकि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन और किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये फॉर्मूला मेरा वैलिड होता है, अगर मुझसे कोई कहे ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है x प्लस वाई की पावर n के लिए। अब इसी को अपने उससे कंपेयर करो, n की वैल्यू क्या है 10। मुझसे कौन सा टर्म पूछा है 6, तो r की वैल्यू कितनी लूंगा मैं 5। अरे 5 + 1 मिला के ही तो क्या होगा मेरा 6th। सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में NCR x की पावर n माइनस सर x मेरा टर्म इसमें क्या है, x है मेरा 2x²। x क्या है मेरा 2x²। कोई मुझे बताएगा y क्या है मेरा? बीच में प्लस होता है वहां पे माइनस लग रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू है माइनस का 1/3x²। कितने लोग इस बात को समझ गए? जो इस बात को समझ गए वो इस वैरायटी की हर प्रॉब्लम को कर सकते हैं। बोलो, अगर आपको कोई भी टर्म दे के ये पूछ ले टर्म बताओ, तो क्या ये बेसिक सी इलिस्ट्रेशन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी? n कितना दे दिया मुझे 10, r की वैल्यू कितनी है फाइन, x मुझे पता है, y मुझे पता है, उठा के सीधा फॉर्मूले में डालो ना। इन सारी वैल्यूज को उठा के आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या कहता है NCR, n मेरा कितना है 10, तो मैं लिखूंगा 10C। r मेरा कितना है 5, तो मैं लिखूंगा 10C5। ये मैं कौन सा टर्म बता रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा? ये मैं सिक्स्थ टर्म बता रहा हूँ एक एक्सप्रेशन का 10C5। x की वैल्यू क्या है 2x² की पावर n माइनस आर इंटू माइनस का 1/3x² की पावर r की वैल्यू कितनी है 5। यही मेरा आंसर है सिक्स्थ टर्म का। बोलो, चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या यही मेरे सिक्स्थ टर्म का आंसर है? बोलो, अरे बोलो भाई। अब मैं क्या करूंगा 10C5 को सॉल्व करूंगा, तो कैसे 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 बार ऊपर खोलूंगा, 5 को ही नीचे खोल दूंगा। अब 10 - 5 5 मतलब क्या 2 की पावर 5 और x की पावर 10। अरे बोलो 2x² की पावर 5 तो 2 की पावर 5 और x की पावर 10 इंटू माइनस में मैंने पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। आंसर किस में आएगा दोस्त? माइनस में ही आएगा। आप लोग लगा लो इसको, आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में ही लिखना आंसर को। -1/3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 10। बोलो हाँ या ना? अरे x² की पावर 5, x की पावर 10 से x की पावर 10 कट गया, ये 2 की पावर 5 और नीचे क्या बैठा है आपका 3 की पावर 5। क्या इस पूरी कैलकुलेशंस को मुझे करने की ज़रूरत है? आप लोग करते रहना ना बैठ के, आप लोगों को क्या ही तो काम है। एक 3 से
ये 9 कटा कितने बार, 3 टाइम्स। इस 3 से ये 3 की पावर 4 बचा। अरे बोलो, इस 3 की पावर 4 में 3 की पावर 3 कर लो, एक यहाँ से 6 काट दो 2 टाइम्स। अरे बोलो भाई, है कि नहीं, एक ये कट गया 2 टाइम्स। क्या अब मैं और कोई 3 काट पाऊंगा, नहीं। अब 2 की पावर 5 को काट लो, 2 की पावर कितनी हो गई ऊपर, 2 और 5 मिला के 6, एक 2 ये रहा, 2 की पावर 3 ये रहा, 4 दूनी 8 कितना, 2 की पावर 3। तो इसको हटाओ, तो यहाँ से 2 की पावर 3 गया तो क्या बचा, 2 की पावर 2, और नीचे क्या बचा 5, इसको काट दो, 5 2 ज़ा 10। आप लोग गौर से देखना, अगर मैं इसका आंसर बताऊँ तो यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से क्या बचा 8, यहाँ से क्या बचा 7, और ये रहा एक आपका 2, एक 2 कहाँ रहा, ये रहा, तो लिखो 2, और इधर 2 की पावर 3 कट गए तो कितने बचे, 2 की पावर 2, और नीचे क्या बचा, नीचे बटा आपका 3 की पावर 3। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे, क्या इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आया, क्या वही मेरा फाइनल आंसर है, वही मेरा फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन कराना मेरा टास्क नहीं है, मेरा टास्क ये बताना है ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, इससे नीचे कैसे जाना है, ये तो आप लोगों को खुद ही आता है, इसमें मैं क्या बताऊंगा। क्या ये कैलकुलेशंस करनी है आप लोगों को आती है, बोलो, अरे बोलो भाई, है कि नहीं। ये कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने अपने वाले में तो ऐसे ही छोड़ दिया है, पिछले बार वाले बच्चों के लिए जो पढ़ाया था उसमें ऐसे ही छोड़ दिया। ये कैलकुलेशंस आप लोग करते रहना, क्या आएगा निकल के। ये पहला सवाल था कि मुझे कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन देके उसकी टर्म पूछ ले, 6 टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ, 8 टर्म बताओ, मैं सब बता दूंगा, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, इलिस्ट्रेशंस का लेवल बढ़ाते जाओ अब। चलो अगला सवाल है, इफ 21th, गौर से सुनना, 21th एंड 22th टर्म टर्म्स ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस एन की पावर 44 इज इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू बताओ। मुझसे कहा 1 माइनस एन की पावर 44 में जो इसका 21th टर्म है और इसका 22th टर्म है, वो दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं। अब मुझे एन की वैल्यू बता दो कि एन की वैल्यू क्या रही होगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। क्या आप लोग क्वेश्चंस को पकड़ पाए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बोलो। क्या आप लोग क्वेश्चंस को पकड़ पाए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एन की पावर 44 के मेरे पास में दो टर्म हैं, एक है T21 और एक है T22। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये दोनों बराबर हैं, बोलो। तो मुझे करना ही क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, ये दोनों टर्म को ही क्या कर देना है, बराबर कर देना। अरे मुझे क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं, T21 निकालूंगा, T22 निकालूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा, और पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है एन, कट पिट के मेरा एन निकल के आ जाएगा। अरे बोलो, अरे मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है कि नहीं। केवल एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एन, वो मुझे निकालना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर इसका एक्सप्रेशन अगर मुझे खोलना है, अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन खोलना है, तो सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू मेरी कितनी होगी 44, एन की वैल्यू कितनी है 44, और मुझे आर कितना लेना पड़ेगा जब मैं T21 निकाल रहा हूँ, गौर से देखना, अपना 21 टर्न निकाल रहा हूँ, तो मुझे आर की वैल्यू कितनी लेके चलनी पड़ेगी, 20 लेके चलनी पड़ेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्या लेके चलनी पड़ेगी 20, आर की वैल्यू 20, और मुझे पता है अकॉर्डिंग टू माई प्रॉब्लम एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू माइनस का एन है, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर मैं T21 निकालूं तो एन सी आर 44C20, देखो गौर से, एक्स क्या है 1, 1 की पावर आप कुछ भी करो, 1 की पावर 44 माइनस 20, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू वाई, वाई है मेरा माइनस एन की पावर आर कितना 20। क्या ये मेरा 21 टर्म हो गया, गौर से देखना, इसी के नीचे लिख रहा हूँ 22 टर्म में, बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे 21। जब मैं 22 निकालूंगा तो इसमें आर की जगह पे क्या हो जाएगा 21। लिखो एन सी आर, एन सी आर एक्स की पावर, एक्स की जगह पे 1 की पावर 44 माइनस 21 इंटू माइनस एन की पावर
21। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। तो मैंने 20 और 21 टर्म, 21 और 22 टर्म दोनों टर्म निकाल ली। एक ये रहा, एक तुम्हारे सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या ये दोनों मेरे इक्वल हैं? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों इक्वल हैं मेरे। 44C20 माइनस एन की पावर 20, देखो 1 की पावर तो आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 44C21, गौर से देखना, माइनस एन की पावर 21। आप लोग गौर से देखो, माइनस एन की पावर 20 करोगे इवन नंबर है, प्लस में आंसर आएगा। माइनस एन की पावर 21 करोगे तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। मतलब ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव। आप लोग गौर से देखो, एन की पावर 20 और इधर एन की पावर 21, क्या ये कट गए? एक एन बचा उधर केवल, अरे नीचे डिवाइड भी मारोगे तब भी क्या हुआ? n-20 और n- की पावर 20 दोनों क्या हो गए? आपस में कट गए। इधर केवल क्या बचेगा? माइनस का n। अरे गौर से देखो, इधर क्या बचेगा? माइनस का n। अगर मैं उसको इधर भेज दूं तो 44C20 डिवाइडेड बाई 44C21 बराबर माइनस n। कितने लोगों को ये मेरी बात क्लियर है? ये आंसर है n का। क्लियर है या नहीं? अरे -20 उधर माइनस का 21 है, तो कितना बच जाएगा? एक माइनस का n इसमें बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि जब जब बाइनोमियल में प्रॉब्लम आएगी आपको हमेशा सॉल्व करने के लिए बुलाएगा। और आप सॉल्व मत करो, आपके पास तो प्रॉपर्टीज है। NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1, इसका आंसर क्या था? n-r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। बोलो भाई, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1। मैंने देखा यार ये उल्टा लिखा हुआ है, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1। आप लोग गौर से देखो, अगर यहाँ पे 21 है तो 21 में से एक गया तो क्या बचा? 20। मैंने ये फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये उल्टा लिखा हुआ हो तो हम अपने रिजल्ट उल्टा कर देंगे। हमारा लिखा हुआ है NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाई NCR, मैं उल्टा कर दूंगा इसे R डिवाइडेड बाई n-r प्लस 1। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर हो सकता है, इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर हो सकता है आर। आर क्या है मेरा? जल्दी से बताओ, आर क्या है? 21 क्योंकि आर माइनस 1 उसमें से घट के आएगा, तो मैं लिखूंगा 21 डिवाइडेड बाई n माइनस आर 44 माइनस 21 प्लस 1। अरे बोलो भाई, यही मेरा आंसर है माइनस एन का। बस आगे क्या लगा देना? इधर -1 लगा देना, माइनस का 21 और नीचे सॉल्व होके क्या आएगा बताओ? 21 दूनी 42 होता है। अरे होता है या नहीं? तो कितना बचा इधर? 23। अरे इसमें प्लस का 23 ही तो बचा, और नीचे मिला के एक क्या 24 हो गया। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। एन की वैल्यू माइनस का 7/8 किस किस को क्लियर है? बोलो, बताइए दोस्त, क्या आप लोगों को पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है? एक बार मैं हट जाता हूं आप लोगों के सामने, देख लो। ठीक, छोटा सा प्रॉब्लम, एक वेरिएबल इंसर्ट किया, दो टर्मों को इक्वेट किया, कर दिया मैंने। ये प्रॉपर्टीज लगाना इस क्वेश्चन को सिखाने का पर्पस था मेरा, कि आपको प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए। अरे बोलो भाई, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? ये पहला लेक्चर है। 3 से 4 लेक्चर के अंदर आप लोग बाइनोमियल में बादशाह हो जाओगे, मतलब समझने लग जाओगे कि चीजें पढ़नी कैसे चाहिए मुझे। बोलो, आगे बढ़ूं? तुम्हारे फिजिक्स वाले सर क्लास लेने के लिए रेडी हो गए हैं। 1 मिनट देख लो, एक सवाल और कराना चाहें तो एक सवाल और कर सकते हैं हम लोग आज के लेक्चर में, अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ। ठीक है, चलो एक और इलिस्ट्रेशन, जाते जाते एक और धमाकेदार करते जाओ। तीसरी वैरायटी, वैरायटी तो मैं इतनी कराऊंगा, फॉर्मूला एक ही यूज करूंगा, NCR x की। मैंने क्या कहा? 60 से 70% आपकी सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होंगी। इसके बाद जैसे ही मैंने स्टार्ट किया है, केवल पहला तो एक्सपेंशन खोला है, पहली इलिस्ट्रेशन दी, डायरेक्ट दी इसी फॉर्मूले पे, दूसरी घुमा के दी, फिर भी फॉर्मूला वो यूज हुआ, NCR x की पावर n-1 और y की पावर r। अब जो तीसरी इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूला वही यूज होगा। मुझसे कहा फाइंड द, गौर से देखना क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, या इन द एक्सप्रेशन ऑफ
XY2 माइनस का 3y(x² की पावर 10 की पावर 10। सवाल देख लो, मैंने क्या कहा कि मुझे x की पावर 4 का कॉफिशिएंट बताओ इस पूरे बाइनोमियल थ्योरम में। हो सकता है x की पावर 4 के एक से ज़्यादा कॉफिशिएंट रहे हों, तो जब आप निकालोगे तो वो सब निकल के आ जाएंगे, वो सब उसी में आ जाएंगे। अब आपसे कहा x की पावर 4 का कॉफिशिएंट बताओ, इसमें क्या होगा। अब मुझे तो पता नहीं कि इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर x की इसमें टोटल पावर 10 लगी हुई है, तो इसके अंदर 11 टर्म होंगे। मुझे तो यही नहीं पता कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 4 आ रही है इसमें, है कि नहीं। जब मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा तो किसी में x की पावर 5 आ रहा होगा, किसी में 6 आ रहा होगा, किसी में 10 आ रहा होगा, किसी में 4 आ रहा होगा। अब मुझे तो पता नहीं किसमें 4 आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, बोलो। करने का तरीका क्या होता है, लेट सपोज। करने का तरीका क्या होता है, लेट सपोज जनरल टर्म, जनरल टी आर प्लस 1th टर्म, गौर से देखना, टर्म कंटेनिंग, मैं खुद कह रहा हूं कंटेनिंग x की पावर 4 कोफिशिएंट। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। मैंने कहा मैं मान लेता हूं कि जो इसका जनरल टर्म है उसी में इसने क्या किया, टी आर प्लस 1th टर्म जो इसका है, मैंने कहा वही इसका क्या है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट उसी में। तो अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन का टी आर प्लस 1th टर्म लिखता हूं, टी आर प्लस 1th टर्म क्या है, वही एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। अकॉर्डिंग टू माई प्रॉब्लम मुझे r नहीं पता, मैं r तो खुद सपोज करके चल रहा हूँ कि भाई r प्लस 1th टर्म है जिसमें x की पावर 4 आ रही है। बाकी मुझे n तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है ना 10, x तो मुझे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है ना कितना x/2, y तो मुझे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है माइनस का 3/x², कि मुझे केवल पता नहीं है r का मतलब मुझे वो टर्म नहीं पता जिसमें x की पावर 4 आ रही है। तो मैंने सपोज कर लिया कि इसकी जनरल टर्म ही क्या है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कंटेन करती है। मैंने कहा लेट सपोज r प्लस 1 टर्म कंटेन x की पावर 4 कोफिशिएंट। इस हिसाब से अगर मैं r प्लस 1 टर्म अगर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग निकालता हूं तो NCR, n क्या है 10CR। गौर से देखना, x क्या है मेरा XY2 की पावर 10 माइनस आर इंटू वाई क्या है मेरा माइनस का 3y(x²) की पावर r। मैंने कहा यही वो टर्म है जो x की पावर 4 कंटेन करता है। अगर यही वो टर्म है x की पावर 4 कंटेन करता है तो पहले मैं ये तो देखूं इसमें x की पावर कितनी निकल के आ रही है। इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया तो 10CR ऐसे का ऐसा ही, ऊपर जो x लिखा हुआ है तो x की पावर 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई नीचे जो 2 है उसकी पावर लिख दिया 10 माइनस आर। ठीक, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दिया -3 की पावर r ऊपर का ऊपर और नीचे x² की पावर r, तो x की पावर 2r हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 10CR, गौर से देखना, -3 की पावर r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 माइनस आर, एक तरफ कर दिया x के, x में क्या है 10 माइनस आर और नीचे से ऊपर क्या आएगा 2r, तो x की अगर टोटल पावर लिखूं तो 10 माइनस आर और माइनस का 2r। यहां तक की बात कितने बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताओ। ये x की पावर 2r ऊपर जाके पावर में से पावर क्या हो जाती है, सेम सब्सट्रैक्ट हो जाती है। अब मैं खुद कह रहा हूं कि यही वो टर्म है जो x की पावर 4 कंटेन कर रहा है, यही वो टर्म है x की पावर 4 कंटेन कर रहा है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा सा है कि भैया 10 माइनस आर माइनस 2r यही चीज तो बराबर है 4 के। अरे जो x की टोटल पावर है उसी को तो मैंने सपोज किया कि किसने के बराबर है, 4 के बराबर है। अगर मैं यहां से देखूं तो 10 माइनस 3r बराबर 4, 3r बराबर 10 माइनस 4 6 बचा, r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। इसका मतलब मैंने सपोज किया था कि टी आर प्लस 1th टर्म है जो x की पावर 4 कंटेन कर रहा है। यहाँ से मुझे पता चला r की वैल्यू 2 निकल आई। 2 निकलने का मतलब इस एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म है, इस एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म है जो x की पावर 4 कंटेन कर रहा है। अगेन फॉर्मूला यही था, प्रॉब्लम अलग थी। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की कौन सी टर्म थी दोस्त, थर्ड टर्म थी, जो कि क्या कंटेन कर रही थी x की पावर 4। अगर मुझसे पूछा x की पावर 4 का कॉफिशिएंट बताओ तो आगे जो भी वैल्यू लिखी रहती है वही मेरा क्या होती है, कॉफिशिएंट। अरे यही तो होती है कॉफिशिएंट। अगर मुझसे कहता इस टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट बताओ तो केवल मैं 10CR का यूज करता। मुझसे कहा इस टर्म का कॉफिशिएंट बताओ, इसका मतलब थर्ड टर्म, लिख लेना, थर्ड टर्म कंटेनिंग, अरे बोलो भाई, कंटेनिंग x की पावर 4 कॉफिशिएंट।
अब वो जो कॉफिशेंट निकालना, तो इसी में डायरेक्ट क्या डाल दो, अरे यही तो था, इसी को तो मैंने सपोज किया, टी आर प्लस 1 यही तो था मेरा। अब मैंने इसी को तो सपोज किया है, इसी में आर की वैल्यू डाल दो, कितनी, थर्ड टर्म निकालने के लिए 2, 2 डालोगे तो क्या निकल के आएगा कॉफिशेंट की वैल्यू, टेन सी टू माइनस 3 की पावर 2, अरे 3 की पावर तो 2 ही है, नहीं माइनस 3 की पावर आर है, मैंने 2 क्या लिखा है, आर 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 की जगह पे वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 माइनस आर, तो 2 की पावर 10 माइनस 2। अब फाइनली सॉल्व करके आपको मिला 10 सी टू, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, और नीचे हो गया 2 की पावर 8। क्या यही मेरा आंसर है, बोलो, यही कॉफिशिएंट तो मुझे चाहिए था, बोलो। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, या ऐसे ही, या कोई डाउट? क्लियर है, ओके वेरी गुड। अब आपकी आज फाउंडेशन का लेक्चर था, थोड़ा थोड़ा लेक्चर अप किया। अब कल पूरे 1 घंटे जब तुम आओगे तो तुमको लगेगा क्या ही पढ़ा दिया, पूरे 1 घंटे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है या नहीं? कल का लेक्चर पूरा प्रॉब्लम, और थर्ड लेक्चर में मैं बाइनोमियल कॉफिशेंट्स के बारे में बात करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कॉफिशेंट, और लास्ट पार्ट में मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल। खिंच के गया तो मैं 4 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म है ये, ठीक, 3 से 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलो, इसके बाद फिजिक्स की क्लास है, उसे अटेंड करना।